पैसों के 8 ऐसे रूल जिनको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत ही जल्दी अमीर बन जाओगे। तो शुरुआत करते हैं पहले रूल से। इस वीडियो में मैं जो आपको ज्यादातर पैसे के रूल बताने वाला हूं वो मैं बताने वाला हूं रिच डैड पुअर डैड किताब से। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ के आज तक हजारों लोग करोड़पति बने हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ के सक्सेस हासिल की है और ये फाइनेंस की मोस्ट पॉपुलर बुक मानी जाती है। इस बुक को लिखने वाले जो इंसान है रॉबर्ट कियोसाकी। अब इसका गलत मतलब शायद आप निकाल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके जो दो पिता थे वो उनके बायोलॉजिकल पिता नहीं थे। जो उनके असली पिता थे उनको वो कहते थे पुअर डैड, और उनके पिता के ही एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे जिनको वो रिच डैड कहते थे और उनको वो पिता जैसी रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन उनके असली पिता का नाम पुअर डैड और उनके पिता के दोस्त का नाम रिच डैड क्यों पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जब रॉबर्ट कियोसाकी छोटे थे तब उनके पिता की और उनके पिता के दोस्त जिनको वो अंकल कहते थे दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी थी, यानी कि दोनों ही गरीब थे। दोनों एक दूसरे को शाम को मिला करते थे, दोनों सिगरेट पीते साथ में, दारू पीते थे, दोनों पड़ोसी थे और दोनों की स्थिति एक जैसी थी, यानी कि गरीब थे। लेकिन फिर उन दोनों की जिंदगी ने अलग अलग मोड़ लिया। जो उनके एक्चुअल पिता थे वो अपनी जिंदगी के अंदर धीरे धीरे करते करते पहले से भी ज्यादा गरीब हो गए और उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया। लेकिन वहीं पे जो उनके अंकल थे उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वो हवाई के सबसे अमीर इंसान बन गए। और फिर उन्होंने अपने पिता को पुअर डैड और अपने पिता के जो उनके दोस्त थे उनको रिच डैड कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उन दोनों की सोच में बहुत ही बड़ा अंतर था। जब वो दोनों गरीब थे तब भी उनके विचार अलग अलग हुआ करते थे। जो उनके पुअर डैड थे उनके पास में बहुत सारी डिग्रीज थी और डिप्लोमा थे और जितनी भी पढ़ाई हो सकती थी उन्होंने वो सारी की थी। लेकिन वहीं पे जो उनके रिच डैड थे वो 8वीं फेल थे और 8वीं के बाद में उन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया था और 8वीं फेल होने के बाद में वो कभी स्कूल गए ही नहीं थे। जब उनके पुअर डैड की मौत हुई तब वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारा कर्जा छोड़ के गए। लेकिन वहीं पे जब उनके रिच डैड की मौत हुई तब वो हवाई के सबसे अमीर इंसान थे और वो अपने बच्चों के लिए अरबों रुपए की दौलत छोड़ के गए। उनके पुअर डैड जब किसी महंगी चीज को देखते थे तब वो कहते थे कि मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मैं इस चीज को खरीद नहीं सकता हूँ। लेकिन वहीं पे जब उनके रिच डैड किसी महंगी चीज को देखते थे तब वो कहते थे कि मैं इस चीज को कैसे खरीद सकता हूँ। जब वो दोनों गरीब थे तब भी वो अपने आप को अलग अलग तरीके से संबोधित किया करते थे। जब उनके पुअर डैड के पास में पैसा नहीं था तब वो कहते थे कि मैं गरीब हूँ। लेकिन वहीं पे जब उनके रिच डैड के पास में भी पैसा नहीं था और $1 भी नहीं था तब वो कहते थे कि मैं गरीब नहीं हूँ बल्कि मेरे पास में पैसा नहीं है। गरीब होने में और पैसा ना होने में एक बहुत ही बड़ा फर्क होता है। गरीबी एक एंडलेस चीज है जिसके अंदर अगर कोई भी इंसान पड़ गया तो वो पूरी जिंदगी ही वैसा ही रहता है। लेकिन वहीं पे अगर किसी के पास में पैसा नहीं है तो वो बहुत ही जल्दी अमीर बन सकता है। उनके पुअर डैड कहते थे कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है, लेकिन वहीं पे उनके रिच डैड कहते थे कि पैसा ना होना ही सारी बुराइयों की जड़ है। और फिर इन दोनों ने ही 2 बच्चों को अपनी जिंदगी के अंदर गाइड किया। पहले थे उसमें से रॉबर्ट कियोसाकी और दूसरे थे उनके रिच डैड के बेटे। रिच डैड उनको कुछ अलग चीज कहते थे लेकिन वहीं पे उनके पुअर डैड उनको कुछ अलग चीज कहते थे। और फिर जो उनके रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को अपनी जिंदगी में एडवाइसेस दी, उन्हीं को इस्तेमाल करके रॉबर्ट कियोसाकी अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल बने और आज वो महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं। और उन सारी एडवाइसेस को रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया है। और इसी वजह से जो इस वीडियो का पहला रूल है वो ये है कि दिमाग का यूज करने से पैसा बनता है, हाथों का नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने टेलीग्राम पे ऑनलाइन पैसा कमाने के बढ़िया तरीके शेयर करता रहता हूँ। तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ और टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, उनसे बचने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने स्कैम अलर्ट दिया हुआ है, तो उसको भी ध्यान से रीड कर लो। उनके रिच डैड और पुअर डैड दोनों का ही जन्म एक ही जगह पे हुआ था। दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन भी बिल्कुल एक जैसी थी और दोनों पड़ोसी थे। लेकिन माइंडसेट अलग होने की वजह से एक इंसान अपने स्टेट का यानी कि हवाई का सबसे अमीर इंसान बन गया, लेकिन वहीं पे एक इंसान कर्जे में डूब गया और एक दुख भरी जिंदगी जीकर मरा। अब जानते हैं इस बुक का दूसरा रूल, जो कि है कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी को बचपन से ही अमीर बनने का बहुत शौक था और उनका जो दोस्त था माइक, वो था दोस्त उनके रिच डैड का यानी कि उनके अंकल का। रॉबर्ट कियोसाकी को बचपन से ही अमीर बनने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त माइक को कहा कि यार मुझे अमीर बनना है, और उनका जो दोस्त था माइक वो भी एग्री हो गया। लेकिन फिर उन दोनों ने सोचा कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें ऐसे इंसान से सीखना पड़ेगा जो कि अपनी जिंदगी में सच में अमीर हो।
रॉबर्ट कियोसाकी अपने पिता के पास में गए जिनको वो पुअर डैड कहते थे, और जाकर उन्होंने अपने पिता को कहा कि आप अमीर क्यों नहीं हो, काश आप अमीर होते तो मुझे भी अमीर बनना सिखा देते। और फिर उनके पुअर डैड ने उन्हें कहा कि मेरा जो दोस्त है यानी कि जो तुम्हारे अंकल हैं वो बहुत ही अमीर बनने वाले हैं, तुम उनसे पैसे के बारे में सीखो। फिर इस बुक के ऑथर ने पूछा कि वो क्यों अमीर बनने वाले हैं। फिर ऑथर ने पूछा क्यों, और फिर उनके पुअर डैड ने बताया कि उनका और उनके अंकल का एक ही बैंक के अंदर खाता है, और बैंक वाला हमेशा बताता रहता है कि हर महीने कितने परसेंटेज की इनकम उनके रिच डैड की बढ़ जाती है। और फिर उनके पुअर डैड बताते हैं कि इसके हिसाब से जो तुम्हारे अंकल हैं जिनको तुम रिच डैड कहते हो वो थोड़े समय के अंदर करोड़पति बनने वाले हैं। और फिर रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दोस्त दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने अंकल से ही पैसे के बारे में सीखेंगे। जो रॉबर्ट कियोसाकी के दोस्त माइक के पिता थे जिनको वो रिच डैड कहते थे, वो बहुत ही बिजी रहते थे। उनके वेयर हाउसेस थे, स्टोर्स थे, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और 3 रेस्टोरेंट थे। उनको इतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन तब भी उन्होंने रॉबर्ट से मिलने के लिए एग्री कर दिया। और फिर वो दोनों रिच डैड से मिलने के लिए उनके घर पे गए। रिच डैड जब उनके कमरे में आए तब उन्होंने उनसे पूछा कि बेटा तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़े कॉन्फिडेंस में कहा कि मैं जल्दी पैसा कमाना चाहता हूँ और 10 बंदियां बटाना चाहता हूँ। और फिर उनके रिच डैड ने कहा बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरा भी बचपन से यही गोल था और इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और फिर रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि आप किस क्लासरूम में हमें पढ़ाने वाले हो। रिच डैड ने कहा कौन सा क्लासरूम। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि हमें क्लास में तो सभी चीजें ब्लैक बोर्ड पे सिखाते हैं चौक से लिखकर, आप कैसे सिखाओगे। रिच डैड ने कहा कि मैं तुम्हें ब्लैक बोर्ड के ऊपर चीजें नहीं समझाने वाला हूँ, मैं तुम्हें जिंदगी में काम करवाऊंगा और उससे तुम्हें अमीर बनना सिखाऊंगा। और फिर वो दोनों रिच डैड के लिए काम करने के लिए रेडी हो गए। लेकिन फिर उन दोनों के होश उड़ गए जब उनके रिच डैड ने उन दोनों को कहा कि तुम मेरे लिए स्कूल खत्म होने के बाद में रात तक काम करोगे, लेकिन मैं तुम्हें डेली के 1 रुपए दूंगा और हफ्ते के लगभग 7 रुपए दूंगा। और ये उन्होंने डॉलर्स में कहा, यानी कि कहा कि मैं तुम्हें 10 सेंट्स दूंगा, जो कि लगभग 7-8 रुपए बनते हैं। वो दोनों हैरान तो हो गए, लेकिन वो काम करने के लिए एग्री तो थे ही। और फिर उनके रिच डैड ने उन दोनों को दिन रात अपने रेस्टोरेंट में काम करवाना शुरू कर दिया। रॉबर्ट कियोसाकी के पिता जिनको वो पुअर डैड कहते थे, इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान थे और उन्होंने उनको काम छोड़ने के लिए कहा और कहा कि मेरे चपड़ गंजू दोस्त थे, पैसा कमाने के बारे में मत सीखो। 4 हफ्ते बाद में रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि मैं ये साला काम नहीं करने वाला हूँ। और फिर माइक हंसा और उसने कहा कि तू काम छोड़ रहा है। ऑथर ने कहा कि हाँ मैं काम छोड़ रहा हूँ क्योंकि तेरे पापा हमारे से मजदूरी करवा रहे हैं। और फिर माइक ने कहा कि रिच डैड ने कहा था कि जब भी रॉबर्ट यानी कि इस बुक के ऑथर काम छोड़ने के लिए कहें तब वो उनके पास में आ जाएं। और फिर वो दोनों रिच डैड के पास में वापस से गए। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही गुस्से में थे और गुस्से में उन्होंने अपने रिच डैड को बोला कि आप हमसे मजदूरी करवा रहे हो और हमें कुछ सिखा भी नहीं रहे हो। आपने कहा था कि मैं तुम्हें पैसा कमाने के बारे में सिखाऊंगा, लेकिन आप तो पिछले 4 हफ्तों से वेकेशन पर हो और अलग अलग कंट्रीज में जाकर घूम रहे हो और हम यहाँ पर अपना काम धंधा छोड़कर दिहाड़ी लगा रहे हैं। रिच डैड ने कहा कि तुम्हें गलत फहमी है, मैंने पिछले 4 हफ्तों में तुम्हें पैसे के बारे में वो सिखा दिया है जो कि तुम्हें ये पूरी दुनिया 9 सालों में नहीं सिखा पाई। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, आप तो हमसे पिछले 4 हफ्तों में मिले भी नहीं हो। रिच डैड ने कहा कि मुझे तुम्हारे दिमाग से यही कचरा निकालना है। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। रिच डैड ने बताया कि आज के समय में ज्यादातर लोग गरीब इसी वजह से हैं क्योंकि उनको दुनिया ने ये बिलीव करवा दिया है कि हमें मेहनत से काम करना होता है, नौकरी करनी होती है, साल में हमें जो 2 हफ्ते छुट्टी मिलती है उसमें हमें मस्ती करनी होती है और बाद में हमें पेंशन लेनी होती है और उसके बाद में मर जाना होता है। और लोग इसी साइकिल के अंदर फंसकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके मर जाते हैं। लेकिन ये जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है जिसके अंदर 99% लोग फंसे हुए हैं। आपको आज के टाइम पे 2 ही इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं, पहला है डर और दूसरा है लालच। डर की वजह से पैसा कमाने के लिए आप कोई काम करना शुरू करते हो और फिर डर की वजह से ही आप उसमें और ज्यादा काम करके और ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर देते हो और फिर जाग जाता है आपका लालच और आप महंगी गाड़ियां, महंगे जूते, महंगी घड़ियां, महंगे फोन्स खरीदने शुरू कर देते हो और बाद में जैसी आपकी इनकम बढ़ती है वैसे ही आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और आप अपनी जिंदगी वैसी कंडीशन में रहते हो जैसे कि आप पहले होते हो। रिच डैड ने कहा कि बेटा तुम दोनों मेरे पास में पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हो बल्कि सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए काम कर रहे हो। अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो तुम्हें पैसा कमाने के और भी तरीके खोजने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुमने अच्छे तरीके खोजे तो मैं तुम्हें उनमें गाइड करूंगा और तुम मुझसे ऑटोमेटिक ही पैसा कमाओगे। लेकिन फिर उन दोनों ने रिच डैड को कहा कि आप तो दूसरी कंट्रीज के अंदर जाकर बंदियां घुमा रहे हो और गेम बजा रहे हो, लेकिन वहीं पे हमारे से आप मजदूरी करवा रहे हो और कह रहे हो कि मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ। आप हमें डेली के 1 रुपए दे रहे हो,
हम पैसा कमा के हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियां पटाना चाहते हैं, लेकिन इतने पैसे में तो गांव वाली चंपा भी नहीं पटेगी, और वहीं पे मजदूर काम करके डेली का 10 रुपया भी कमा रहे हैं। और फिर रिच डैड ने उन दोनों को एक ऐसी चीज बताई जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। रिच डैड ने उन्हें कहा कि मान लो 3 भाई हैं और तीनों अलग अलग ही काम करते हैं, जिसकी वजह से तीनों की कमाई भी अलग अलग है। जो भाई महीने के 2000 रुपए कमाता होगा, क्योंकि तब के टाइम पे 2000 रुपए बहुत ही बड़ी बात होती थी, वो अपनी इनकम का 80% हिस्सा यानी कि 1800 रुपए खर्च कर देता होगा। लेकिन मान लेते हैं उनमें से एक भाई सबसे कम पैसा कमा रहा है और महीने के सिर्फ 200 रुपए कमा रहा है, तो वो अपनी इनकम का 180 रुपया खर्च कर देगा, जो कि होगा उनकी इनकम का 80%। जब लोगों की कमाई बढ़ती है तब वो अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं और वो इसी साइकिल के अंदर फंसे रहते हैं। और इसी एग्जांपल से मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ कि कल को अगर मैं आपकी इनकम डबल भी कर दूं तो क्या आपके खर्चे सेम ही रहेंगे? आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और फिर इसी वजह से ही रिच डैड ने उन दोनों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहा। ये रूल है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपने इसके बाद में तीसरे रूल को फॉलो नहीं किया तो आप जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। तो अब चलो जानते हैं पैसों के तीसरे रूल को। तीसरे रूल को समझाने के लिए रिच डैड माइक और रॉबर्ट दोनों को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गए। दोनों को आइसक्रीम खिलाने के बाद में रिच डैड ने दोनों को कहा कि मैं तुम्हें अब जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल समझाने वाला हूँ। और फिर वो उन दोनों को मेले में ले गए और कहा कि ये मेले में खड़े लोग देखो। लोगों को दिखाने के बाद में वो एक इंसान के पास में गए और उसको कहा कि बचपन में भाई तेरा सपना क्या था, बिजनेसमैन बनने का यानी कि खुद काम करके पैसा कमाने का, या फिर एक मजदूर बनने का और जॉब करने का। उस इंसान ने कहा कि यार बचपन में तो मेरा सपना बिजनेसमैन बनने का ही था, लेकिन फिर हालातों ने मुझे जॉब करने वाला बना दिया। फिर वो दूसरे जॉब करने वाले इंसान के पास में गए और उससे भी उसका बचपन का सपना पूछा। उसने भी कहा कि बचपन में मेरा भी सपना बिजनेस करने का था। फिर वो तीसरे इंसान के पास में, चौथे इंसान के पास में और कम से कम 10 लोगों के पास में जाकर उन्होंने यही सेम सवाल पूछा, और हर इंसान ने जो कि जॉब करता था यही जवाब दिया कि मेरा बचपन में सपना बिजनेसमैन बनने का ही था। और फिर रिच डैड ने बताया कि ये जिन लोगों का बचपन में सपना बिजनेसमैन बनने का था, ये बाद में जॉब करने वाले लोग क्यों बन गए। उन्होंने बताया कि बिजनेसमैन बनने के लिए एक इंसान पहले पढ़ाई करनी शुरू करता है और दुनिया को सीखना शुरू करता है। इसके लिए हर इंसान स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर डिग्री लेता है, और फिर जब इंसान 23-24 साल का हो जाता है तब तक उसके अंदर पोटेंशियल आ जाता है खुद का बिजनेस करने का, लेकिन तब तक उसमें यह भी पोटेंशियल आ जाता है जॉब करने का। और फिर उसके पास में 2 चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस होती है बहुत ही बड़ा रिस्क लेना और अपना कुछ करने की कोशिश करना और एक बिजनेस शुरू करना, और दूसरी उसके पास में चॉइस ये होती है कि वो 9 से लेकर 5 तक नौकरी करे और उसको फिक्स सैलरी मिल जाए जिसके अंदर 1% रिस्क नहीं है। और फिर 99% लोग जॉब करने वाला ऑप्शन ही चूज करते हैं। और फिर उनके रिच डैड ने कहा कि मैं तुम्हें अभी एक जॉब करने का ऑफर देने वाला हूँ। अगर तुमने ये जॉब करने का ऑफर चूज किया तो तुम्हें मेरे लिए पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने ये ऑफर चूज नहीं किया तो मैं तुम्हें बिजनेस करने के बारे में सिखाऊंगा और बाद में तुम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही बड़े आदमी बनोगे और करोड़पति बन जाओगे। रिच डैड ने उन दोनों को कहा कि अभी तुम्हें डेली के 1 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें डेली के 5 रुपए देने शुरू कर दूं। 5 रुपए का नंबर सुनते ही उन दोनों के कान खड़े हो गए, लेकिन उनको रिच डैड ने बताया हुआ था कि तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है, भले मैं तुम्हें जितना भी लालच दूं। लेकिन 5 रुपए का ऑफर सुनते ही उन दोनों के दिमाग में नई साइकिल, नए बेसबॉल ग्लव्स, हाथों के अंदर कड़क नोट और उनके दोस्तों की जलन आ गई थी। और उनके दिमाग में ये भी आ गया था कि 5 रुपए से तो हम स्कूल की सबसे हॉट लड़कियां बटा सकते हैं और हमें चंपा से काम नहीं चलाना पड़ेगा। लेकिन फिर उनको ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले वो बात याद आ गई रिच डैड की, जिसमें उन्होंने बताया था कि गरीब लोग ऐसा एक ऑफर चूज कर लेते हैं जॉब करने का और फिर वो पूरी जिंदगी गरीब रहते हैं। इसलिए उन दोनों ने ये ऑफर सिलेक्ट करने से मना कर दिया, भले उनका दिल ये ऑफर उन्हें सिलेक्ट करने के लिए कह रहा था। फिर रिच डैड ने कहा कि मैं तुम्हें डेली के 10 रुपए दूंगा। ये सुनते उनका लालच भी डबल हो गया, लेकिन तब भी उन्होंने मना किया। फिर रिच डैड इस ऑफर को बढ़ाकर डेली के 20 रुपए, 50 रुपए तक ले गए। तब के टाइम पे 50 रुपए तो डेली के बहुत ही तगड़ा काम करने वाले लोग कमाते थे, लेकिन 50 रुपए के ऊपर ऑफर जाने के बाद में उनका लालच तो मानो खत्म ही हो गया था। हर इंसान की कीमत होती है और उन दोनों की कीमत हट गई थी। उन दोनों का लालच खत्म होने के साथ उनकी आत्मा का जो कमजोर हिस्सा था, जो कि हर इंसान की आत्मा का होता है, वो एकदम से गायब हो गया था। और उनके दिल और दिमाग का वो हिस्सा जिसको कोई भी खरीद नहीं सकता है, वो आगे आ गया था। और उन्होंने 50 रुपए के ऑफर को भी मना कर दिया और बाद में डेली के 100 रुपए के ऑफर को भी मना कर दिया, क्योंकि तब उनका माइंड ट्रेंड हो गया था ऐसे लालची जॉब करने वाले ऑफर को मना करने के लिए। तीसरे रूल का मतलब यही है कि जिंदगी आपको हर बार 2 ऑप्शन देती है, जिसमें से एक तो बहुत ही लुभावना होता है
और एक के बारे में आपको लगता है कि यार ये तो मुझे चूज कर ही लेना चाहिए, लेकिन वहीं पे जो दूसरा ऑप्शन होता है उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगने वाली होती है और उसको करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद में आने वाला रिजल्ट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता है। आपको ये चूज करना है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर जब आपको ये दो ऑफर मिले तो उनमें से कौन सा आप चूज करोगे। और ऐसे दो ऑफर आपको जिंदगी के हर पार्ट के अंदर मिलते हैं। जब आप डेली उठते हो तब आपको डेली हजारों दो ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि फोन चलाना है या फिर सपना चौधरी का डांस देखना है, टीवी देखकर अपना टाइम खराब करना है या फिर यूट्यूब पे कोई अच्छी चीज देखकर नॉलेज गेन करनी है, बकवास दोस्तों के साथ मिलकर अपना टाइम खराब करना है या फिर अच्छे लोगों के साथ में नेटवर्क करना है। हर बार जब आपको ऐसे दो ऑप्शन मिले तब आप वही चूज करना जो कि आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि वो आपको आने वाले समय में हमेशा सबसे अच्छा रिजल्ट ला के देगा। अब जानते हैं पैसों के चौथे रूल के बारे में। चौथे रूल के बारे में समझाने के लिए रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक दोनों को अपने पास में बुलाया और पास में बुलाने के बाद में उन्होंने कहा कि अभी तुम डेली के 1 रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी डेली 1 रुपए की सैलरी भी बंद कर रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद में अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो तुम्हें खुद का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मेरे पास में काम जरूर करना पड़ेगा। तुम दोनों डेली स्कूल से आने के बाद में मेरे पास में काम करोगे, लेकिन तुम्हें उसके लिए पैसा कोई नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो जाकर और पैसा कमाने के बाहर तरीके खोजो। ये सुनते ही उन दोनों का चेहरा उतर गया और वो दोनों बहुत ही परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम पैसा कमाने का कोई बढ़िया तरीका खोज लेते हैं तो हमारे रिच डैड हमारी हेल्प करेंगे उससे और ज्यादा पैसा कमाने के लिए और मेनली उसको शुरू करने के लिए। और फिर उन्होंने अपने आसपास में पैसा कमाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। इसके लिए उन दोनों ने सोचा कि यार हमें पैसा कमाने के तरीके कहाँ पर मिलेंगे। उन्होंने सोचा कि शायद हमें पैसा कमाने का कोई तरीका मिल जाए स्कूल में, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यार स्कूल में तो पढ़ाने वाले टीचर खुद ही गरीब हैं, वहां पर तो हमें क्या ही तरीका मिलने वाला है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद हमें फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर कोई तरीका मिल जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यार फुटबॉल के ग्राउंड में तो हमारे जैसे चपड़गंजू ही खेल रहे हैं, तो वहां भी हमें पैसा कमाने का क्या तरीका मिलेगा। ऐसे उन्होंने 3-4 चीजों के बारे में सोचा, लेकिन उनको उनमें से कोई भी चीज पसंद नहीं आई। लेकिन फिर उनको एक जोरदार आइडिया आया। उनको याद आया कि जो लोग किताबें लिखते हैं वो अपनी जिंदगी में काफी सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए अगर हम किताबें पढ़ने लग जाते हैं तो हमें उसमें से पैसा कमाने के अच्छे तरीके मिल सकते हैं। और फिर वो दोनों किताबें खरीदने के लिए एक दुकान में चले गए। उनको पैसे की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके रिच डैड ने उन्हें कहा था कि तुम्हें किताबें खरीदने के लिए जितना भी पैसा चाहिए हो वो मुझसे ले जाना। तुम मेरे से पैसा लेकर जितनी चाहे उतनी किताबें खरीद सकते हो, लेकिन बाद में तुम्हें वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। और अगर मैं कभी इस कंट्री के अंदर नहीं हूँ और अगर मैं तुम्हें कभी पैसे किताबों के लिए देने से मना कर दूं तो तुम बिंदास मेरे से चोरी कर लेना, क्योंकि किताबों से नॉलेज लेने के लिए चोरी करना भी अच्छी चीज है। और फिर वो दोनों चले गए एक बुक स्टोर में। बुक स्टोर में जाते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बुक स्टोर का मालिक किताबों को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक रहा था, क्योंकि वो किताबें बहुत ही पुरानी हो गई थी और उनको खरीदने के लिए कोई राजी नहीं था। उन दोनों को ये चीज देखकर एक आइडिया आया और उन्होंने बुक स्टोर के मालिक को कहा कि आप ये किताबें फेंक क्यों रहे हो कचरे के डब्बे में, आप इन किताबों को हमें दे दो। हम स्कूल के बच्चे इन किताबों से नॉलेज गेन करेंगे और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, और जब कुछ बड़ा करेंगे तब आपको उसमें से कुछ पैसा दे देंगे। दुकान के मालिक ने सोचा कि यार इन दो मासूम बच्चों ने ये चीज कही है तो मैं अपनी खराब हो गई किताबें इन्हें दे ही देता हूँ, कम से कम ये इन किताब के पेजों से पेपर के प्लेन तो बना लेंगे। लेकिन बुक स्टोर के मालिक ने एक उन्हें शर्त भी दी कि तुम इन किताबों को आगे कहीं पे भी बेचोगे नहीं, क्योंकि ऐसा करोगे तो मेरा कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन रॉबर्ट और माइक दोनों ने कहा कि सर हमें बेचनी थोड़ी है, हमें तो खुद ही पढ़नी है। लेकिन तब तक वो दोनों अपना लालची दिमाग लगा चुके थे। उन्होंने सोचा कि दुकान वाला ये कह रहा है कि हम इन किताबों को आगे बेच नहीं सकते, तो कम से कम हम इन किताबों को किराए पर तो दे सकते हैं। किताबें तो हमारे पास में है ही, जो कि हमें बिना 1 रुपया लगाए मिल गई। अगर इनको कोई किराए पर लेगा तो हमारे लिए अच्छा ही है, और अगर इनको कोई नहीं भी लेगा तो इसको आराम से रद्दी में बेच देंगे। और फिर उन्होंने सोचा कि हम इन किताबों को किराए पर देकर पैसा कैसे कमा सकते हैं। उन दोनों को आइडिया आया एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलने का। लाइब्रेरी खोलने के लिए बुक के ऑथर ने अपने घर के बेसमेंट का यूज किया। अपने घर के बेसमेंट में उन्होंने 2 सेक्शन बना दिए। पहले सेक्शन में उन्होंने रखी लड़कों के पढ़ने वाली किताबें जिसको लड़के पढ़कर मजा उठा पाएं, और दूसरे सेक्शन में उन्होंने रखी लड़कियों और बच्चों के पढ़ने वाली किताबें जैसे कि कॉमिक बुक्स। ये रखने के बाद में उन्होंने अपने बेसमेंट में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी और अपने दोस्तों को कहा कि तुम हमारे बेसमेंट में आके जितनी चाहे उतनी किताबें पढ़ सकते हो 2 घंटे के लिए, बस तुम्हें हमें डेली के 10 रुपए पे करने हैं। ये ऑफर निकालते उनके पास में ढेर सारे बच्चे आ गए
क्योंकि तब के टाइम पे किताबें बहुत ही महंगी होती थी और बच्चे उनको खरीद नहीं पाते थे। और बच्चों ने 2 घंटे के लिए 10-10 रुपए पे करके उनके पास में डेली किताबें पढ़नी शुरू कर दी और धीरे धीरे करके उनके पास में उनकी लाइब्रेरी में आने वाले बच्चे भी बढ़ने लग गए। कुछ ही हफ्तों में उनकी लाइब्रेरी में डेली के 10 बच्चे आने शुरू हो गए, जिससे उन्होंने डेली 100 रुपए की कमाई करनी शुरू कर दी। और रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन माइक की बहन को बना दिया, जो कि उसको पूरे को मैनेज करती थी, जिसको वो 1 रुपया नहीं पे करते थे। और इस तरीके से उन्होंने बिना कोई काम किए डेली के 100 रुपए की कमाई करनी शुरू कर दी, जो कि तब के टाइम पे बहुत ही बड़ा अमाउंट होता था। इससे रिच डैड बहुत ही खुश हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि माइक और रॉबर्ट दोनों अपने दम पे कुछ पैसा कमाना सीखे, जिसके लिए उन्हें कुछ काम ना करना पड़े और पैसा उनके लिए काम करे। अब जानते हैं पैसे के 5वें रूल के बारे में। कुछ लोगों को लगता है कि नौकरी करना उन्हें अमीर बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नौकरी का सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है कि पढ़ाई करने के बाद में इंसान को नौकरी करनी पड़ती है और ज्यादातर नौकरियां पढ़ाई करने के बाद में ही मिलती हैं। हमारे स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को और कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पढ़ाई करने वाला इंसान नौकरी लेने वाला बने, ना कि नौकरी देने वाला। इसी वजह से स्कूल में फाइनेंशियल नॉलेज जैसी चीजें सिखाई नहीं जाती, नहीं सिखाया जाता अपने पैसे को मैनेज करना, सही जगह पे उसको इन्वेस्ट करना, और फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर कोई इंसान फाइनेंशियल लिटरेट हो जाए और ये 2-3 चीजें समझ ले तो उसका अमीर बनना बहुत ही आसान हो जाएगा। पहली चीज है एसेट और लायबिलिटीज का फर्क समझना। एसेट एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी जेब में पैसा डालती है, लेकिन वहीं पे लायबिलिटी एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी जेब से पैसा निकालती है। इसका चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपकी इनकम स्टेटमेंट कैसी दिखती है, इस पर चलो थोड़ी सी नजर मारते हैं। यह है आपकी इनकम स्टेटमेंट। ये कुछ इस तरीके से काम करती है। सबसे पहले इसके ऊपर है इनकम और इसके नीचे है एक्सपेंसेस। जब कोई इंसान पैसा कमाता है तो सबसे पहले उसकी इनकम ये ऊपर वाले इनकम वाले सेक्शन के अंदर आती है। वो इंसान किसी चीज से भी पैसा कमाता हो सकता है, शायद वो इंसान कोई जॉब करता हो, बिजनेस करता हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इनकम आने के बाद में लोगों को याद आने लगते हैं खर्चे, कि खर्चे भी करने हैं यार, और फिर उनका ये पैसा चला जाता है नीचे वाले डब्बे में जो कि है एक्सपेंसेस का। इसमें आता है घर का रेंट, गाड़ी की ईएमआई, फोन की ईएमआई, और जितने भी जरूरतों वाले खर्चे हैं वो भी, और जितने मौज मस्ती वाले खर्चे हैं वो भी। ये सारे खर्चे करने के बाद में उनकी इनकम आगे जाती है। इनकम वाला सेक्शन दिखाता है जेब के अंदर पैसा आने को, और एक्सपेंसेस वाला सेक्शन दिखाता है जेब में से पैसा जाने को। और कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, इन दोनों चीजों को कंट्रोल करती है ये नीचे वाली 2 चीजें, जो कि है एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट का मतलब होता है कि जो चीज जेब के अंदर पैसा डालती है, और वहीं पे लायबिलिटी का मतलब होता है जो चीज जेब के अंदर पैसा डालती है। किसी भी इंसान को अगर अपने खर्चे कम करने हैं या फिर अपनी इनकम को बढ़ाना है तो इसका एक ही सीक्रेट है, एसेट और लायबिलिटीज को समझना। एसेट और लायबिलिटीज कैसे काम करती है ये आपको इन 2 चार्ट से समझ आ जाएगा। पहले वाला है ये एसेट के कैश फ्लो का चार्ट, और ये दूसरे वाला है लायबिलिटीज के कैश फ्लो का चार्ट। रिच डैड कहते थे कि अमीर लोग एसेट्स को खरीदते हैं, लेकिन वहीं पे गरीब लोग लायबिलिटीज को खरीदते हैं और उनको लगता है कि वो एसेट्स हैं। कैश फ्लो ही बताता है कि कोई इंसान अपने पैसे को किस तरीके से हैंडल करता है और वो आगे चलकर अमीर बनेगा या नहीं। यह है गरीब इंसान के कैश फ्लो का चार्ट, जो कि दिहाड़ी मजदूरी करता है। ये जो पैसा कमाता है सबसे पहले जाता है इसके इनकम के डब्बे में। इनकम के सेक्शन में जाने के बाद में ये पैसा वहां पर रुकता नहीं है, वो सारा पैसा नीचे वाले सेक्शन के अंदर आ जाता है। यानी कि पहले पूरा दिन काम करके, पूरा दिन दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा कमाता है, जो इसके इनकम वाले डब्बे में जाता है, लेकिन वहां पे टिकता नहीं है और आ जाता है नीचे वाले डब्बे में। ये नीचे वाला डब्बा है एक्सपेंसेस का, यानी कि खर्चों का। इसके अंदर आता है खाने का खर्चा, रेंट का खर्चा, टैक्सेस का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। यानी कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो वो खाना भी तो खाएगा ना, रेंट भी तो भरेगा ना अपने घर का, टैक्सेस भी भरेगा। लेकिन अगर टैक्स नहीं भी भर रहा है तो कम से कम उसके आने जाने के यानी कि ट्रांसपोर्ट के खर्चे तो होंगे ही। किसी समझदार इंसान ने कहा है कि इंसान भले ही खत्म हो जाए लेकिन उसके खर्चे कभी भी खत्म नहीं होते। खर्चे तो मौत के बाद भी चलते रहते हैं। इंसान का जीना तो छोड़ ही दो, कब्र बनने के बाद भी खर्चा होता रहता है, क्योंकि कब्र के ऊपर भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उसको सही करवाना पड़ता है, फूल वगैरह उस पर फ्रीक्वेंटली चढ़ाने पड़ते हैं। यानी कि खर्चे एक ऐसी चीज है जो कि आपके मरने के बाद भी खत्म नहीं होने वाले। और इसी चीज का सबसे बड़ा इंपैक्ट डलता है एक गरीब इंसान के ऊपर। जब वो पैसा कमाता है तब सबसे पहले इनकम वाले सेक्शन में जाने के बाद में सारा पैसा लग जाता है उसके एक्सपेंसेस में, और 100% उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है, और वो नीचे एसेट्स और लायबिलिटीज में जा ही नहीं पाता। यानी कि वो ना तो ऐसे खर्चे कर पाता है जिससे उसकी इनकम बढ़े और वो और ज्यादा पैसा कमाए,
और ना ही वो ऐसे खर्चे कर पाता है यानी कि लाइबिलिटीज पे खर्चा कर पाता है जो कि उसकी मौज मस्ती करवाए, जैसे कि रशियन लाना, पार्टी में जाना और 10 बंदियां घुमाना। ये तो हुआ लेकिन गरीब इंसान के कैश फ्लो का चार्ट। अब जानते हैं मिडिल क्लास और अमीर लोगों के कैश फ्लो का चार्ट। और इन कैश फ्लो के चार्ट्स के अंदर ही सफलता का मंत्र छुपा हुआ है, और इनको अगर आपने समझ लिया और अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई कर लिया तो फिर आपकी जिंदगी में अमीर बनना चुटकियों का खेल हो जाएगा। अब जानते हैं कि मिडिल क्लास इंसान हमेशा गरीब ही क्यों रहता है और आने वाले समय में और गरीब क्यों होने वाला है। एक मिडिल क्लास आदमी सबसे पहले पैसा कमाता है अपनी जॉब से या फिर किसी छोटे मोटे बिजनेस से। पैसा कमाने के बाद में वो सबसे पहले जाता है उसके बैंक अकाउंट में। ज्यादातर मिडिल क्लास वाले लोग नौकरी करते हैं और उन्हें नौकरी से सैलरी ही आती है। ये सैलरी फिर जाती है उनके इनकम वाले डब्बे में। इनकम वाले सेक्शन में जाने के बाद में ये पैसा सबसे पहले उनके खर्चों में नहीं लगता, सबसे पहले ये लगता है उनकी लाइबिलिटीज के ऊपर, यानी कि ऐसी चीजों के ऊपर जो कि उनकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कि कार लोन हो गया, घर के लिए लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड को देने वाला पैसा हो गया और पढ़ाई के लिए लिया हुआ लोन हो गया। और इस तरीके से सारी चीजों के ऊपर उनका खर्चा हो जाता है। किसी मिडिल क्लास आदमी के पास में बाइक होती है तो उसकी ईएमआई भरता है, किसी के पास में गाड़ी होती है तो उसकी ईएमआई भरता है, और कुछ लोग तो अपने घरों की भी ईएमआई भरते हैं। इन्हीं ईएमआई और लोन्स के चक्कर में उसका ज्यादातर पैसा खत्म हो जाता है। फिर ज्यादातर पैसे को खर्च करने के बाद में लास्ट में वो पैसा लगाता है अपने खर्चों पे। इसमें उसके आते हैं टैक्सेस के खर्चे, उसके घर का खर्चा, उसकी बीवी के आईफोन का खर्चा, उसके बच्चों के आईफोन का खर्चा। और आज के टाइम पे तो मिडिल क्लास लोग पार्टी करने में और मौज मस्ती करने में भी अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। ये दो बकवास चीजों में सबसे पहले उनका पैसा जाता है। पहली होती है लाइबिलिटी और दूसरे होते हैं उनके एक्सपेंसेस यानी कि जरूरतों के खर्चे। और उनका 1 रुपया नहीं जाता उनके एसेट्स बनाने में, यानी कि ऐसी चीजें बनाने में जो कि उनको पैसा लाके दें, ना कि उनकी जेब से पैसा निकालें। अब फाइनली जानते हैं अमीर लोगों के कैश फ्लो का चार्ट, और इसी से आपको पता चलेगा कि अमीर लोग हमेशा क्यों और ज्यादा अमीर बनते रहते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा गरीब क्यों होते रहते हैं। अमीर लोगों की ज्यादातर इनकम ना ही उनकी सैलरी से आती है और ना ही उनकी दिहाड़ी से आती है जैसे कि गरीब लोगों की आती है। उनकी ज्यादातर इनकम आती है उनके एसेट से, यानी कि ऐसी चीजों से जो कि उनकी जेब में पैसा डालती हैं। उनके एसेट्स में आते हैं उनके स्टॉक्स, जैसे ही कंपनी के शेयर्स जो कि उन्होंने खरीदे होते हैं स्टॉक मार्केट से। एसेट में आता है उनका रियल एस्टेट। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना कि उनके पास में प्रॉपर्टी होती है या फिर उन्होंने दुकान बनाई होती है और उसका हर महीने उनको किराया आता है, या फिर किसी इंसान के पास में जमीन होती है जिसको उसने ठेके पर दिया होता है, यानी कि किसी और इंसान को फार्मिंग करने के लिए दिया होता है, और बाद में जो उस फार्मिंग से उत्पाद आता है उसमें से अमीर इंसान को हिस्सा मिलता है। इसमें आते हैं बॉन्ड्स जैसी चीजें। इसमें बिजनेस भी आता है क्योंकि ज्यादातर अमीर लोग जो होते हैं वो बिजनेस ही करते हैं। जो मेन पैसा है ना वो नौकरी करने में नहीं है बल्कि नौकरियां देने में है। अगर आपको अपनी जिंदगी में अमीर बनना है तो आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए कि आप नौकरी करके मोटा पैसा कमाने लगो, बल्कि आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि आपके पास में नौकरियां करने वाले लोग मोटा पैसा कमाने लगे। क्योंकि अगर आपके पास काम करने वाले लोगों को आप लाख लाख रुपए की सैलरी दे रहे हो और वो मोटी कमाई करके अपनी जिंदगी में मजे कर रहे हैं, तो आप कितनी कमाई करोगे। अगर किसी इंसान को आप लाख रुपए सैलरी दे रहे हो तो आप उस इंसान से 5 लाख की कमाई भी तो करोगे ना। अमीर लोगों के पास में एसेट्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसी चीजें भी होती हैं, यानी कि अपना कॉपीराइट होता है जिससे उनको पैसा आता है, और ये भी कई तरीकों का होता है। और इन सभी चीजों से पैसा जाता है उनकी इनकम में। और अमीर लोग हमेशा तरीके खोजते रहते हैं अपने एसेट्स को बढ़ाने के। इसी वजह से जब एक अमीर इंसान मोनाको की यार्ड के ऊपर विस्की पी रहा होता है और लड़कियों के साथ में घूम रहा होता है, तब भी उसके लोग काम कर रहे होते हैं और तब भी उसके एसेट्स काम कर रहे होते हैं जिससे उसको कमाई आ रही होती है। अमीर इंसान अगर सो भी जाए ना तो सोते सोते वो पैसा कमाएगा, क्योंकि उसने पैसिव इनकम कमाने के सोर्स जनरेट किए होते हैं, और इसी को कहा जाता है एसेट्स। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको हमेशा एसेट्स को बढ़ाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप एसेट्स को बढ़ाओगे तो फिर आप बाद में लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा करना शुरू कर सकते हो और भयंकर खर्चा कर सकते हो। अगर कोई इंसान साल के 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और अगर उसने 20 लाख की गाड़ी भी खरीद ली, क्योंकि 80 लाख रुपए को तो वो इन्वेस्ट करने ही वाला है। यानी कि पहले आपको फोकस करना है एसेट्स बनाने के ऊपर और बाद में आपको अपने एक्सपेंसेस को और लाइबिलिटीज को भी बढ़ाना है। छठा पैसे का रूल है कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझना। कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक ऐसी चीज को कहा जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल है। अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस डायग्राम को ना समझने की वजह से लोग अपनी जिंदगी में गरीब रहते हैं।
इसमें 4 बिल्कुल ही सिंपल चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर इन 4 चीजों का अच्छे से मतलब समझा जाए तो दिमाग का माइंडसेट पूरा ही चेंज हो जाता है। इसमें सबसे पहले आता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एक ऐसा इंसान होता है जो कि टाइम देके पैसा कमाता है। यानी कि अगर वो टाइम देगा तो उससे पैसा आएगा, और अगर वो टाइम नहीं देगा तो उसको पैसा नहीं आएगा। मान लेते हैं आप कोई जॉब कर रहे हो और आप जॉब करना बंद कर दो, तो कल से आपकी कमाई आनी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप अपने टाइम से पैसा कमा रहे हो। उसमें आप जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतना आप जॉब में ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो। अगर आप 8 की जगह 16 घंटे काम करना शुरू कर देते हो जॉब में, तो आपकी इनकम 2 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और तब आप अपने वर्किंग आवर्स को डबल कर देते हो, यानी कि 8 की जगह 16 घंटे काम करने लग जाते हो, तो तब आप अपनी इनकम को 10 गुना भी कर सकते हो, क्योंकि इन कामों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और इसमें आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती। जॉब के अंदर तो लिमिट होती है कि कोई इंसान बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट कर सकता है। पहले वो जूनियर होगा, फिर वो सीनियर होगा, फिर वो धीरे धीरे करते करते बॉस बनेगा और धीरे धीरे वो अपनी कंपनी के टॉप पोजीशंस के ऊपर जा सकता है। लेकिन ऐसा करते करते इंसान की उम्र निकल जाती है और वो बूढ़ा हो जाता है। इसी वजह से टॉप कंपनीज के टॉप पोजीशंस के ऊपर बूढ़े लोग ही बैठे होते हैं, 50-50, 60-60 सालों के, क्योंकि जॉब में एक लिमिट है, उतना ही इंसान ग्रो कर सकता है। लेकिन वहीं पे बिजनेसेस की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर वो लोग भी टॉप पर होते हैं जिनकी उम्र होती है 20 साल की, 25 साल की, क्योंकि बिजनेस में आपके ऊपर कोई लिमिट लगाने वाला है ही नहीं। आप खुद ही अपने बिजनेस में अपने ऊपर लिमिट लगाते हो कि मैं इतना ही कर सकता हूं। लेकिन वहीं पे आप बिजनेस में वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो कि आप करना चाहते हो। यानी कि जॉब उस इंसान के लिए है जिसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं जिंदगी में कुछ उतना बड़ा नहीं कर सकता हूं। लेकिन वहीं भी अगर किसी इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यार मैं जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा उखाड़ सकता हूं, उसको बिजनेस ओनर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहिए। ये जो एम्प्लॉय होता है ये काम करता है बिजनेस ओनर के लिए, और बिजनेस ओनर इस एम्प्लॉय से ही कमाई करता है। लेकिन बिजनेस ओनर में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, वो मैं आपको बताता हूं। बिजनेस ओनर बनना इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई इंसान बिग बिजनेस ओनर है तो उसके पास में कम से कम 500 एम्प्लॉय होने चाहिए। 500 एम्प्लॉय करने के लिए टाइम नहीं लगता है, बल्कि एक्सपीरियंस लगता है। यानी कि इस पूरे कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी कि जॉब करने वाला इंसान। एस का मतलब है स्मॉल बिजनेस को ओन करने वाला इंसान, सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर एक स्पेशलिस्ट जैसे कि लॉयर या फिर डॉक्टर। स्पेशलिस्ट होने में एक फायदा होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक इंसान लॉयर है, तो वो इंसान अपने टाइम से पैसा तो घुमा रहा है, लेकिन टाइम भी उसके लिए काम करता है। जैसे कि अगर वो लॉयर बहुत ही अच्छा है तो उसके बारे में पॉपुलैरिटी होगी, यानी कि लोग कहेंगे और एक दूसरे को प्रमोट भी करेंगे कि भाई तूने कोई केस करना है तो इस इंसान को अपना लॉयर बनाना। उसमें उसका टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन उसका टाइम लग रहा है केसेस को लड़ने में और अपनी जॉब करने में। और वहीं पे अगर कोई इंसान डॉक्टर है तो उसको काम तो करना पड़ रहा है, ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, लोगों से मिलना पड़ रहा है, उनको दवाई देनी पड़ रही है। लेकिन अगर वो डॉक्टर अच्छा है तो वो लोग भी उसका प्रमोशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, इसके पास में जाकर अपना इलाज करवाओ। यानी कि जो लोग इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट के एस में आते हैं उनके पास में एक बहुत ही तगड़ी एडवांटेज होती है, जो कि होती है टाइम की। ये लोग थोड़ी सी टाइम के एडवांटेज में जीते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी एक लिमिट होती है और उससे आगे बढ़ नहीं सकते। बी का मतलब होता है बिजनेसमैन या फिर बिग बिजनेसमैन, यानी कि जिसके दर्जनों एम्प्लॉय हो। और आई का मतलब होता है प्रोफेशनल इन्वेस्टर, जो कि लोगों की कंपनीज के अंदर, लोगों के बिजनेसेस के अंदर पैसा लगाता हो। जो लोग अमीर बनते हैं उनको पहले से क्लियर होता है कि उनको बी और आई इन दोनों में ही अपना करियर बनाना है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बिग बिजनेस ओनर बनना या फिर प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना यह सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसमें ज्यादा पैसा तो नहीं लगता, बिल्कुल कम पैसे से आप शुरुआत कर सकते हो, लेकिन सबसे मुश्किल इनको बनाना ही है और इनसे पैसा कमाना ही है। जो लोग बड़ी गेम खेल रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं वो दोनों लोग इन दोनों चीजों के अंदर ही हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोगों की होती है वो ये होती है कि लोग पैसा कमाने के लिए ई और एस पे फोकस करते हैं। ये ई और एस, ये दोनों चीजें जिंदगी चलाने के लिए है, जिंदगी को सफल बनाने के लिए नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है तो वो चीजें कभी मत करो जिससे आपको प्यार है। जो लोग अमीर हैं, जो इंसान कंक्रीट का बिजनेस करता है, क्या उसको कंक्रीट से प्यार है? चाटता है वो उसको। अगर कोई इंसान वेस्ट मैनेजमेंट करता है, यानी कि कचरे को मैनेज करके मोटा पैसा कमाता है, वो क्या कचरा खाता है? अमीर लोगों को सिर्फ एक ही चीज से प्यार होता है, जैसे कि मुझे है, सिर्फ पैसे से। और पैसा जो भी चीज करके आए, पैसा कमाना है। मैं जो भी चीजें करता हूं उनसे मुझे कोई प्यार नहीं है, मुझे नफरत है बहुत सारी चीजों से, लेकिन तब भी मैं उनको करता हूं क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। गरीब लोग चाहते हैं कि हम पूरी जिंदगी वो काम करें जिससे हमें प्यार है,
लेकिन वहीं पे अमीर लोग कहते हैं कि साला प्यार हो या ना हो, ये बकवास काम को छोड़कर एक सक्सेसफुल जिंदगी जीनी है और जिंदगी में मौज मस्ती करनी है। और जो लोग कहते हैं कि यार मुझे फलानी चीज से प्यार है, वो एक नंबर के दोगले होते हैं। अगर किसी इंसान को पेंटिंग करने से प्यार है ना और कहता है कि यार मुझे ना पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको पूरी जिंदगी भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा वो पता किसी वजह से कहता है, क्योंकि वो 8 घंटे की डेली नौकरी करता है और संडे को जब उसको टाइम मिलता है तब वो 1-2 घंटे लगाकर पेंटिंग बनाता है और उसको बनाकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं उसका गला पकड़ूं और उसको कहूं कि अब से साले तुझे डेली की 12 घंटे पेंटिंग बनानी है, तो उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, कहेगा कि भाई मुझे ये नहीं काम करना। अगर आपको बिग बिजनेसमैन या फिर इन्वेस्टर बनना है तो आपको दिमाग चलाने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इन चारों लोगों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है ओपीटी और ओपीएम का। ओपीटी और ओपीएम ये होता क्या है, चलो जानते हैं। ओपीटी का मतलब होता है अदर पीपल्स टाइम, यानी कि और लोगों का टाइम, और ओपीएम का मतलब होता है अदर पीपल्स मनी। जो बिजनेसमैन होता है वो पैसा कमाता है ओपीटी से, यानी कि और लोगों के टाइम से, लेकिन वहीं पे एक इन्वेस्टर पैसा कमाता है और लोगों के पैसे से। वो अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करता है और उससे तगड़ा रिटर्न कमाता है। लेकिन वहीं पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग पैसा कमाते हैं DMW से, जो कि है डूइंग मोर वर्क, यानी कि ज्यादा काम करने से। अब चलो हर चीज के फायदे और नुकसान जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं एम्प्लॉय बनने का फायदा, यानी कि जॉब करने का फायदा। पहला फायदा इसमें यह है कि इसमें रिस्क काफी कम होता है। इसमें आपको छुट्टियां भी मिलती हैं, आपको हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज भी मिलती हैं, आपको फैमिली के साथ में थोड़ा मोटा टाइम स्पेंड करने को भी मिलता है, और आपको दोस्त बनाने का और नेटवर्क करने का भी मौका मिलता है। अब जानते हैं इसके नुकसान। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपको ज्यादा सक्सेस जॉब में पानी है तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसके अंदर दूसरा नुकसान ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा आपकी सैलरी से कम रहती है, यानी कि हमेशा आपकी मेहनत ज्यादा होती है और आपकी सैलरी कम होती है। और सबसे इसके अंदर खतरनाक चीज है जॉब पॉलिटिक्स, यानी कि इसमें पॉलिटिक्स बहुत ही चलती है, यानी कि जो इंसान बॉस के पास में है उसको प्रमोशन मिलेगा, जो इंसान नहीं है उसको नहीं मिलेगा, और इस तरीके की बहुत सारी दिमाग खराब करने वाली चीजें। अब जानते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड होने के फायदे और नुकसान। सेल्फ एम्प्लॉयड होने का पहला फायदा यह है कि जो आपकी परफॉर्मेंस होती है, यानी कि जो आपकी मेहनत होती है, वो रंग लाती है। यानी कि अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर मेहनत करनी शुरू कर दी तो आपको उसका रिजल्ट आएगा, और जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उतनी ही ज्यादा आपकी सैलरी या फिर आपकी कमाई होगी। और इसमें आपको थोड़ा सा खुद का बॉस बनने का मौका मिलता है, यानी कि आप खुद थोड़ा सा इसके अंदर चूज कर सकते हो कि कब आप काम करोगे, कब आप छुट्टी लोगे। अब जानते हैं इसके नुकसान। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें काम ज्यादा होता है, फ्री टाइम कम होता है। अगर आप इसकी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपका जो पैसा है वो जुड़ा होता है डायरेक्टली आपके टाइम से, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा फ्री टाइम मिल सकता है जॉब करने वाले से। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड और जॉब में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इन दोनों को सबसे ज्यादा टैक्स भरने पड़ते हैं। अब जानते हैं बी की कैटेगरी में जानेंगे, यानी कि बिजनेसमैन बनने के फायदे। बिजनेसमैन बनके आप ओपीटी और ओपीएम दोनों का फायदा उठा सकते हो, यानी कि अदर पीपल्स टाइम का और अदर पीपल्स मनी का। और अगर आप इसको अच्छे से सेटअप कर देते हो तो आप अपने काम से लगभग 100% ही फ्री हो सकते हो। अब जानते हैं इसके नुकसान। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। बिजनेस के टाइप बदलते रहते हैं और बिजनेस ठप होते रहते हैं। आपको जितनी फैक्ट्रियां खुली हुई मिलेंगी उतनी फैक्ट्रियां ही खंडर मिलेंगी जो कि बर्बाद हो गई। इसमें एक और रिस्क होता है जो कि होता है लोगों का। अगर लोगों को आपने सही से मैनेज नहीं किया तो आपका पूरा बिजनेस बिगड़ सकता है, और इसमें आपको दिमाग चलाना पड़ता है, हर इंसान से आगे रहना पड़ता है ताकि आप बिजनेस में बने रहो। अगर आप इसमें दिमाग चलाना बंद कर देते हो तो आपका पूरा बिजनेस ही ठप हो जाता है। इसलिए अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको दिमाग चलाना नहीं पसंद तो ये आपके लिए नहीं है। और इन्वेस्टर बनने का फायदा ये है कि इसमें आप ओपीटी और ओपीएम दोनों का फायदा भी उठाते हो, आपको टैक्स भी कम भरना पड़ता है, आपको किसी को मैनेज भी नहीं करना पड़ता, और आपको बिजनेस भी नहीं करना पड़ता। इसमें आप लोगों की कंपनियों के अंदर पैसा लगाते हो और फिर जब वो लोग या फिर कंपनियां ग्रो करती हैं तो आप बैठकर नोट गिनते हो। अब जानते हैं कि आप इनमें से सही साइड पर कैसे मूव हो सकते हो। अगर आपको बिजनेसमैन या फिर इन्वेस्टर बनना है तो आप कैसे बन सकते हो। सबसे पहले आप ये जानो कि पैसा आपको एक ही जगह पे चिपका के रखता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका दिमाग जॉब करने में ही चलेगा। अगर आपको कोई इंसान कह देगा ना बिजनेस करने के बारे में, आप कहोगे कि यार इसमें तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है। आपका दिमाग चलेगा बॉस को खुश करने में, प्रमोशन लेने में, और धीरे धीरे करके अपनी सैलरी को इंक्रीमेंट करवाने में। और अगर आपकी फैमिली ऐसी है जिसमें सभी जॉब करते हैं, सभी आपको फोर्स कर रहे हैं जॉब करने के लिए, तो फिर तो आपका स्विच करना किसी भी और साइड पे बहुत ही मुश्किल है।
आपको कोई इंसान बिजनेस तो नहीं करने देगा, लेकिन आप थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड बनने में। यानी कि अगर आप जॉब करते हो तो आप जॉब से आने के बाद में थोड़ा थोड़ा कोई आधा एक घंटा काम करना शुरू कर सकते हो, जिससे आपका दिमाग अलग अलग चीजों में खुले और आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी शिफ्ट कर पाओ। ऐसा करने के लिए आप कोई वीडियोस बनाना शुरू कर सकते हो यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे, ब्लॉग से लिखना शुरू कर सकते हो गूगल जैसी किसी वेबसाइट पे, या फिर आप थोड़ा सा टाइम निकालकर ब्लॉगिंग स्किल्स जैसी चीजें सीखनी शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप ट्राई कर सकते हो अपने बिजनेस को या फिर अपने काम को ऑटोमेट करने की। यानी कि आप ट्राई कर सकते हो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को नौकरी पे रखने की, ताकि आपके पास में ज्यादा टाइम हो। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप ट्राई कर सकते हो छोटा मोटा हॉस्पिटल खोलने की। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो यानी कि वेबसाइट्स बनाते हो तो आप और लोगों को वेबसाइट बनाने के लिए लगा सकते हो और एक छोटा मोटा बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हो। यानी कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो फिर आपको बिजनेस करने की तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि अगर आप बड़ा चेंज लाने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग आपका ही विरोध करेगा। आपका दिमाग आपको कहेगा कि यार बिजनेस करने में और इन्वेस्टर बनने में तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है, इसमें तो इंसान फेल हो सकता है, पैसा खुशी थोड़ी खरीद सकता है। इसी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा एफर्ट करके अपने आप को सही साइड पे शिफ्ट करने की कोशिश करनी है। और फिर जब आपका अगर बिजनेस खड़ा हो गया तो फिर आपको इन्वेस्टर बनने के बारे में सोचना है। यानी कि पहले आपको खुद के बिजनेस से पैसा कमाने की कोशिश करनी है और फिर आपको पैसा कमाने के लिए लोगों के बिजनेस में पैसा लगाना है। अब जानते हैं पैसे के 7वें रूल के बारे में। 7वें रूल को समझने के लिए आपको वापस से एसेट्स और लायबिलिटीज में लौटना पड़ेगा। अगर आप जिस घर में रहते हो वो घर आपका है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो आपका घर है वो आपका एसेट है या फिर लायबिलिटी है? यानी कि जो आपका घर है जिसमें आप रहते हो वो आपकी जेब में पैसा डालता है या फिर आपकी जेब से पैसा निकालता है? आप में से 98% लोगों का जवाब ये होगा कि जो हमारा घर है वो हमारी जेब में पैसा डालता है, क्योंकि हमारे घर की वैल्यू तो हर साल बढ़ जाती है ना। जमीन की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे घर की वैल्यू भी बढ़ रही है। हमारा जो घर है ये आने वाले समय में 2-3 गुना महंगा हो जाएगा और हमारी पूरी मौज बन जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका घर है वो आपका एसेट नहीं है बल्कि लायबिलिटी है। आपका घर आपका एसेट तब तक नहीं होता जब तक वो घर को आपने रेंट पे नहीं दिया हुआ। अगर आप उसी घर में खुद रह रहे हो तो वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि अगर आप घर में रह रहे हो तो उसके अंदर आप फर्नीचर भी लगाओगे, वहां पर कुछ टूट फूट गया तो उसकी मेंटेनेंस भी करवाओगे, उसमें रहोगे तो उसमें खर्चा भी होगा। यानी कि हर तरीके से वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा होगा। लेकिन अगर आपने उस घर को किराए पर दिया हुआ है और उससे आपको रेंट आ रहा है तो वो आपका एसेट है। अगर आप अपने घर के ऊपर एक नया फ्लोर बना देते हो और उसको आप रेंट पर दे देते हो और उससे आपको महीने का 5-10 हजार का या फिर 10-20 हजार का रेंट आने लग जाता है तो फिर वो आपका एसेट बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लेते हैं आप एक जॉब करते हो और आपके पास में गाड़ी है जिससे आप जॉब करने के लिए जाते हो, तो फिर आपकी गाड़ी आपके लिए एसेट है या फिर लायबिलिटी है? अब आप फिर से कहोगे कि हमारी गाड़ी तो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि उससे हम जॉब करने जाते हैं और जॉब करने से हमें पैसा आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। जिस चीज को आप ओन करते हो जब तक वो आपको डायरेक्टली पैसा नहीं दे रही वो आपका एसेट नहीं है। अगर आप गाड़ी लेके जाते हो तो वो पेट्रोल भी मांगती है, उसमें आप पेट्रोल भी भरवाते हो, उसकी मेंटेनेंस भी होती है, शायद आपको हर हफ्ते वो धोनी भी पड़ती हो। यानी कि वो भी आपकी जेब से पैसा लेके जा रही है। लेकिन उसी गाड़ी को अगर आपने किराए पर दिया होता और किसी तरीके से आप उससे पैसा कमा रहे होते, यानी कि अगर आपने उसको कैब में दिया होता या फिर आपने उसको 1 डे रेंट के लिए दिया होता और आप उससे पैसा कमा रहे होते, तब वो आपका एसेट होती। अगर आपके पास में फोन है तो वो आपका एसेट तब तक नहीं है जब तक आप उससे पैसा नहीं कमा रहे। अगर आप लैपटॉप पर सपना चौधरी का डांस देख रहे हो तो वो आपका एसेट नहीं है, बल्कि अगर आप उससे पैसा कमा रहे हो तो फिर वो आपका एसेट है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जो भी चीजें आपके पास में लायबिलिटीज हैं उसको एसेट में कन्वर्ट करना शुरू कर दो। अगर आप बोलते बहुत ही अच्छा हो लेकिन आप बोलते हो पॉलिटिक्स के बारे में अपने 4 दोस्तों में और हर एक की कमियां निकालते हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वीडियोस बनाते हो और उससे पैसा कमाते हो तो फिर वो आपके लिए एसेट है। अगर आप अपने दिमाग को यूज करके अच्छे अच्छे आइडिया सोचते हो, लेकिन अगर आप 24 घंटे दिहाड़ी करते हो, जॉब करते हो, तो फिर आपका दिमाग भी आपका एसेट नहीं है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से आइडिया सोचकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो और ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो फिर आपका दिमाग भी आपका एसेट बन जाएगा। यानी कि जो भी चीजें आपके पास में एज अ लायबिलिटी हैं उनको नोटबुक के ऊपर लिखो और हर चीज को एसेट में बदलने का तरीका सोचो। अगर आपके पास में ऐसी 20 लायबिलिटी हैं और हर चीज से अगर आपने डेली के 100 रुपए भी कमाने शुरू कर दिए ना तो आपकी डेली की 2000 की कमाई होनी शुरू हो जाएगी। रिच डैड पुअर डैड किताब के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक दिन अपने पिता से पूछा कि पापा, स्कूल के अंदर बाकी सभी चीजें तो सिखाई जाती हैं कि फलाने राजा की बीवियां कितनी थी, उसके पास में बकरियां कितनी थी, उसका कौन सा साला उससे जलता था,
लेकिन स्कूल में पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता। और फिर उनके पिता ने उन्हें बताया कि सरकार इसी वजह से स्कूल में पैसे के बारे में नहीं सिखाना चाहती, क्योंकि जो टॉप के ऊपर बैठे अमीर लोग हैं वो ये नहीं चाहते। अमीर लोग नहीं चाहते कि गरीब लोग भी पैसे के बारे में सीखें और आकर उनका पैसा लें, क्योंकि अगर हर इंसान ज़्यादा पैसा कमाने लग जाएगा तो जो लोग टॉप पर बैठे हैं, जिनके पास में सबसे ज़्यादा पैसा है, उनकी दौलत भी कम होनी शुरू हो जाएगी। कॉलेज में हमेशा स्टूडेंट्स को ऐसा बनाने की कोशिश क्यों की जाती है कि वो आने वाले समय में अच्छी जॉब करने वाले इंसान बने, ना कि तगड़ा बिजनेस करने वाले लोग बने। क्योंकि अगर वो भी बिजनेस करना शुरू कर देंगे तो जिन लोगों के ऑलरेडी बड़े बिजनेस हैं, जो कि अरबों रुपया कमा रहे हैं, उनको बहुत ही तकलीफ होगी और शायद उनके बिजनेस से इसके लिए भी एक बहुत ही बड़ा रिस्क खड़ा हो जाए। ये दुनिया आपको सिखाती है कि बचपन में आपका जन्म होता है, फिर आप स्कूल में जाओ, वहां पर डेली 8-8 घंटे पढ़ो, फिर आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जाने के बाद में डेली 12-12 घंटे पढ़ो, फिर वहां पे पढ़ने के बाद में आप आगे भी एग्जाम दो और उसके लिए डेली 16-16 घंटे पढ़ो। ये पढ़ने के बाद में आप जॉब करो और जॉब करो डेली के 20-20 घंटे, और इस तरीके से छोटी मोटी सैलरी लेते हुए मर जाओ। लेकिन अगर आपको चाहिए कि यार मुझे मेरी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना है, तो ये समाज जो आपको चीजें बताता है, साफ उसको मना कर दो, क्योंकि ये समाज ने आज तक 99% लोगों को बर्बाद किया है। अगर आपको अमीर बनना है तो अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना शुरू कर दो और अपने दिमाग को रीवायर करके एक ऐसे इंसान बन जाओ जिसके लिए पैसा कमाना बहुत ही आसान हो जाए। क्योंकि गोरों की एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि जो इंसान तितलियों के पीछे भागता है उसको तितलियां कभी भी नहीं मिलती, लेकिन जिस इंसान के घर में एक बगीचा होता है वहां पर तितलियों का ढेर लग जाता है। और ये चीज जिंदगी के हर कॉन्सेप्ट में काम करती है। अगर आप किसी लड़की के पीछे भागोगे या फिर आप लड़कियों के पीछे भागते रहोगे 24 घंटे और पैसा कमाने पर ध्यान नहीं दोगे, आपको एक लड़की नहीं मिलने वाली। जो लड़की आपको पसंद होगी वो जाएगी किसी अमीर इंसान के घर पे। लेकिन अगर आप भागने लग जाओगे पैसे कमाने के पीछे और पैसा कमाना शुरू कर दोगे तो सभी लड़कियां आपके पास में आएंगी। और ये चीज समाज में भी काम करती है। आज के टाइम पे हर इंसान पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, पैसा कमाने के लिए डेली काम कर रहा है। लेकिन अगर वो दिमाग का यूज करे तो वो आराम से पैसा कमा सकता है बिना कोई काम किए। काम करने से पैसा नहीं बनता, बल्कि दिमाग यूज करने से पैसा बनता है। आज तक अमेरिका का जो सबसे अमीर इंसान था, रॉकफेलर, उसने कहा था कि जो इंसान पैसा कमाने के लिए हर टाइम काम करता है उसके पास में पैसा कमाने का टाइम ही नहीं होता। आपके साथ में कितना बड़ा स्कैम किया गया है, आप इसके बारे में सोचो। आपको पहले सिखाया गया जॉब करने के बारे में। जो लोग जॉब करते हैं उनका आधा से ज्यादा दिन तो जॉब करने में ही निकल जाता है, और फिर जब वो जॉब करके घर पे आते हैं तब उनके हाथ में आ जाता है फोन, और फोन पर वो रील्स देखने लग जाते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं। और अगर वो छोड़ भी देते हैं तो वो टीवी ऑन कर लेते हैं, वहां पर क्रिकेट देखने लग जाते हैं, न्यूज़ेस को देखने लग जाते हैं। यानी कि इंसान को पैसा कमाने का टाइम एक तो तब नहीं मिलता कि जब वो इंसान नौकरी कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, और जब उसको थोड़े टाइम के लिए छुटकारा मिलता है तब उसको ऐसी चीज़ें दे दी गई हैं जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसा कमाने के बारे में, अमीर बनने के बारे में कभी सोच ही ना पाए। गधे के आगे अगर गाजर लटका दी जाती है तो वो उस गाजर को पाने के लिए कई सौ किलोमीटर भी चल लेता है, लेकिन उसको वो गाजर कभी भी मिलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो गधे आप ही हो। बस वो गधे की जगह पे आप हो और गाजर की जगह पे पैसा है। बस आपको पैसा कमाने के लिए करना यह है कि जो इंसान आपको गाजर दिखाकर आपको चला रहा है कई सौ किलोमीटर, गधे की तरह ही उसके लात मार के उसको फेंक देना है, और जो गाजर या फिर पैसा आपको पहले दिखाई दे रहा था उसको ले लेना है।